नमस्कार फ्रेंड। आज लंबे टाइम बाद हम एक और वीडियो आप सबके सामने लेकर आए हैं। ये वीडियो है कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस ये बेस क्वेश्चंस हैं एक्चुअली, है ना। तो इन क्वेश्चंस के अगर आपको बेस पता चल गए तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस आप क्या करते हैं आसानी से अटेंड कर पाएंगे, उनको सही से अटेंड कर पाएंगे। दूसरी चीज 20 अक्टूबर से जो है एनआईएसएम ने अपने कोर्स में थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं, तो वो चेंजेस भी अभी आने वाले वीडियोस में हम आपको अपडेट करेंगे क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले तो जो एग्जाम का पैटर्न है वो चेंज कर दिया है थोड़ा सा, है ना। जैसे चैप्टर नंबर 1 जो था वो केवल 3 या 5 मार्क्स का था, अभी वो जो है 8 मार्क्स का कर दिया है ना। तो चैप्टर नंबर जो 1 है, मैं शुरू से बोलता आया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मार्क्स के हिसाब से ही नहीं बल्कि ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। इसी चैप्टर्स में आपको पता चलता है म्यूचुअल फंड और सबसे इंपॉर्टेंट उसके एसेट्स के बारे में, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसका एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। जैसे कि ये है, ये पेज हमारा चैप्टर नंबर 1 में आपको मिल जाएगा एनआईएसएम सीरीज की जो 368 पेज की बुक है उसके अंदर। इसके अंदर हमारे 4 एसेट्स के बारे में हमको डिफाइन किया हुआ है। एक इक्विटी है, फिक्स इनकम है, रियल एस्टेट और कमोडिटी। ये 4 एसेट्स हैं। इन 4 एसेट्स में ही म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना। वो चाहे इक्विटी हो, फिक्स इनकम हो, रियल एस्टेट हो और कमोडिटी, इन चारों में म्यूचुअल फंड हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। हम कभी कहते हैं ना कि मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कहाँ करते हैं? तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन पहला होता है म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी, फिर दूसरा फिक्स इनकम, तीसरा रियल एस्टेट और कमोडिटी। मेन जर्नली ये 4 एसेट्स हैं हमारे। अच्छा, एसेट्स का मतलब भी आपको बता देता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल कॉमर्शियल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक समझने वाली जिसमें आप सब लोग इसको समझ सकें। तो एसेट क्या होता है? एसेट हर वो चीज होती है जो आपकी इनकम को बढ़ाती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल के लिए उसकी जो बिल्डिंग है वो एसेट है। क्यों? क्योंकि उस बिल्डिंग नहीं होगी अगर तो वो पढ़ाएगा कहाँ? स्कूल। दूसरा, उसकी जो स्कूल की बसेस है वो उसके लिए एसेट है, क्योंकि वो बस क्या है, बच्चों को ला रही है, ले जा रही है, छोड़ रही है ना। तो वो भी उसके लिए एसेट है। क्लास में टेबल और चेयर्स हैं, बेंचेस हैं बच्चों के लिए, वो उस स्कूल के लिए एसेट है, क्योंकि उन्हीं में बैठ करके बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हर वो चीज जो स्कूल की अर्निंग को बढ़ा रही है वो स्कूल के लिए एसेट है। ऐसे ही हमारे लिए हमारी अर्निंग को, हमारे जो पैसे को बढ़ा रहे हैं वो एसेट्स हैं। तो इक्विटी में हम पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, वो हमारे लिए एसेट है। फिक्स इनकम जिसको कि हम डेट बोलेंगे आगे चल करके, इसमें हम पैसा लगाते हैं, ये हमारे लिए एसेट है। कॉमोडिटी, कॉमोडिटी का भी एक आपको क्लियर कर देता हूँ। कॉमोडिटीज का मतलब आप समझो कच्चा माल, है ना। कच्चे माल से ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है। आप फॉर एग्जांपल ले लो कि आपने क्या बोलेंगे, सोना है या लोहा है। लोहा रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। अब लोहे से हथौड़ी बना दी, वो प्रोडक्ट बन गया। लोहे से सब्बल बना दिया, वो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। लोहे से टायर बना दिया, वो एक प्रोडक्ट बन गया। तो प्रोडक्ट जो बन जाता है वो कमोडिटी नहीं होता। जो रॉ मटेरियल में है, रॉ फॉर्म में है, वही हमारा कमोडिटी होता है, ठीक है। तो ये चीज हमको याद रखेंगे, है ना। अब रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट हमारा जमीन या जमीन से जुड़ा हुआ जो भी होगा वो सब रियल एस्टेट में आएगा। जैसे आपका जिसमें आप रह रहे हो वो रियल एस्टेट है, आप जिसमें खेती कर रहे हो वो भी रियल एस्टेट है, आपकी दुकान चल रही है वो भी रियल एस्टेट है, ऑफिस चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, ये सारे के सारे रियल एस्टेट है, ठीक है। रियल एस्टेट, लेकिन रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये 2 फॉर्म में होता है हमारा, है ना। ये देखो, ये क्या है? फिजिकल एसेट। तो रेजिडेंशियल कॉमर्शियल, ये फिर डिवाइड हो जाता है, जिसमें रह रहे हैं वो रेजिडेंशियल और बाकी कॉमर्शियल। फिर फिनेंशियल एसेट, ठीक है। फिनेंशियल एसेट हमारा जैसे रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये हो गए हमारे, ठीक है। देखो, आप ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट देखने आए थे और ये क्या देखने लगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो ये 4 एसेट्स हैं, इन एसेट्स को हम लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हम मॉक टेस्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एट रिस्क ऑफ एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट को हमने हाईलाइट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी एट रिस्क ऑफ एनक्रोचमेंट, ये बोल रहा है ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एनक्रोचमेंट का रिस्क किस में है?
अब देखो एनक्रोचमेंट का मतलब जिसको पता है वो इसका आंसर कर देगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। तो एनक्रोचमेंट का मतलब हमको पता होना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लैंड, गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड। तो पहले आप बताओ क्या होना चाहिए इसका, और इसका सही आंसर है लैंड। देखो एनक्रोचमेंट जो वर्ड है इसका मतलब होता है अतिक्रमण। अतिक्रमण तो आपने कई बार सुना होगा ना, ये जमीन कब्जा ली, ये हड़प ली जमीन, है ना। तो वो जमीन कब्जाने का, हड़प लेने का जो होता है उसी को एनक्रोचमेंट कहते हैं। ठीक है, अभी आप इंग्लिश न्यूज वो सब सुनेंगे तो उसमें आपका आएगा एनक्रोचमेंट। ठीक है, तो एनक्रोचमेंट का रिस्क हमेशा लैंड के साथ होता है। यहाँ पर लैंड लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर इसको रियल एस्टेट या वो भी लिख देगा, तो आपको समझना है। ठीक है, रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड है। अब लैंड में और रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में अंतर है। ठीक है ना, ये तो आपका क्या कहते हैं, पेपर पे आपका हो रहा है। ठीक है, तो पेपर पे कोई कब्जा नहीं करता, लैंड पे कब्जा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज द मोस्ट इलिक्विड। ए लिक्विड बोल रहा है इसमें, लिक्विड की बात नहीं हो रही है, ए लिक्विड की बात हो रही है। ठीक है ना, तो विच अमंग्स द फॉलोइंग ऑप्शंस इज द मोस्ट इलिक्विड। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं चैप्टर नंबर जो 1 है ना, अगर वो आपने उसमें टाइम दे दिया, उसको समझ लिया अच्छी तरीके से, तो आपके बाकी के चैप्टर यूं हवा में निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मोस्ट इलिक्विड है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ए गोल्ड, बी रियल एस्टेट, सी इक्विटी और डी बैंक फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा मोस्ट इलिक्विड है, सब में से सबसे ज्यादा इलिक्विड कौन सा है। तो सबसे ज्यादा इलिक्विड जो है रियल एस्टेट है। अब इलिक्विड का क्या मतलब है, इलिक्विड का मतलब है, आपको एक एग्जांपल देता हूं, सबसे ज्यादा जल्दी जो खर्च हो सके उसको लिक्विड हम बोलेंगे। आप समोसे की दुकान में गए, 4 लोग, एक के पास कैश था, एक के पास गोल्ड था, एक के पास जमीन थी, एक के पास बैंक में पैसा था। तो सबसे पहले समोसे वाला समोसा किसको देगा, कैश वाले को, है ना, तुरंत चेंज हो जाएगा वो। सेकंड नंबर पे बैंक वाले को दे देगा, क्योंकि बैंक में पैसा मतलब गूगल पे, यूपीआई कुछ भी कर सकता है। थर्ड नंबर पे गोल्ड का आ जाएगा, गोल्ड एक्सेप्ट कर लेगा। और आखिरी में रियल एस्टेट की बारी आएगी, क्योंकि जमीन के बदले में कैसे वो खरीदेगा, जमीन लेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, रजिस्ट्री करना, सही है जमीन नहीं है, कई सारी चीजें हो जाती है। तो मोस्ट इलिक्विड क्या है, रियल एस्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। अब देखो जो ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आपकी बुक में भी है, लेकिन यहां पर मैं इनको क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस है, और आपको अगर बेसिक क्वेश्चंस आ गए तो इनके बेस पे आप बाकी क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कर दोगे। ठीक है, तो यहां क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। ठीक है, आपकी जेब में गोल्ड है, आपकी जेब में इक्विटी है, आपकी जेब में रियल एस्टेट है और एफडी भी है। ये चारों लेकर के आप विदेश में चले गए, किसी भी कंट्री में, अमेरिका, रसिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, भारत, कहीं भी चले गए, तो कौन सा एक्सेप्टेड कर लिया जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, और इसका सही आंसर है दोस्तों गोल्ड। गोल्ड, सोना। आप फॉर एग्जांपल कल्पना करो कि आप लंदन में हो और आपको पैसों की जरूरत पड़ गई। अब आपके पास आपके शेयर भी हैं, आपके पास आपकी जमीन है, उसके कागज हैं, आपके पास एफडी भी है। तो आपको पैसों की जरूरत पड़ गई, या आपका कोई बिल पे करना है वहां पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एक बाई एयर की टिकट खरीदनी है, आपको है ना, हवाई जहाज की एक टिकट खरीदनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए। तो इक्विटी आप दोगे उनको कि भाई इक्विटी के बदले में मेरे को कुछ पैसे दे दो, नहीं देगा। जमीन के बदले में नहीं देगा, एफडी के बदले में नहीं देगा। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है, आप अपनी जेब से निकालो, गले में से चेन निकालो, उसको दो, वो उसको चेक करेगा और आपको पेमेंट कर देगा। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कमोडिटी एज एन एसेट क्लास डज नॉट इंक्लूड। ये क्वेश्चन बहुत सारे तरीके से पूछा जाता है और कंफर्म आता ही आता है। हाँ, इसके अभी क्वेश्चंस कुछ अलग अलग से चेंजेस हो गए हैं, इसलिए मैं वो वाली जो स्लाइड आपको बता रहा था ना, वो स्लाइड लास्ट में एक बार और बताऊंगा, प्लीज उसको पक्का देख लेना। कमोडिटी एज एन एसेट क्लास डज नॉट इंक्लूड। कमोडिटी जो होती है, कच्चा माल, एज एन एसेट क्लास, उसके अंदर जो एसेट क्लास होती है, डज नॉट मतलब उसमें शामिल नहीं है। कौन सा इसमें से, तो पहला है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स, दूसरा है स्पाइसेस, तीसरा है एनर्जी प्रोडक्ट्स और आखिरी है फाइबर्स। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी कच्चा माल होगा वो कमोडिटी में
काउंट किया जाता है। स्पाइसेस मसाले, ठीक है, वो कच्चा माल है। एनर्जी प्रोडक्ट्स वो भी कच्चे माल है। फाइबर्स रेशे जो होते हैं ना, कपास ये सब, वो भी कच्चा माल है। और फाइनल आ जाता है आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर गुड्स। इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर गुड, ये तो कच्चा माल है नहीं, ठीक है, ये तो कुछ गुड्स बन गया ना, प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट नहीं है। मैंने क्या बोला, कमोडिटी कच्चा माल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। Which among the following avenues does not offer income on regular basis? इनकम ऑन रेगुलर बेसिस, देखो इनकम की बात हो रही है और रेगुलर बेसिस पे बात हो रही है, मतलब रेगुलर इनकम मिलती रहे हमें। तो कौन सा इसमें से नहीं देता, डज नॉट। हाँ, एक चीज और याद रखना, क्वेश्चन में ना जहां नॉट आता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो रीडिंग करना, क्वेश्चंस को रीड करना ढंग से, वो बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को आप ढंग से रीड करो। तो इसमें नॉट का यूज किया हुआ है जो रेगुलर बेस पे इनकम नहीं देता। पहला आ गया डिबेंचर्स, इक्विटी, रियल एस्टेट, फिजिकल गोल्ड। अच्छा, आपको नहीं ये पहचानने भी आनी चाहिए कि कौन सी एसेट कैटेगरी में आ रहा है। डिबेंचर फिक्स इनकम में आता है, इक्विटी इक्विटी है, रियल एस्टेट है, फिजिकल गोल्ड कॉमोडिटी के अंदर आता है। तो इनमें से रेगुलर बेस पे इनकम कौन सा नहीं दे रहा है? और सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? और सही आंसर है इसका फिजिकल गोल्ड। देखो डिबेंचर्स क्या है, फिक्स इनकम के अंदर आते हैं। तो डिबेंचर आपको इंटरेस्ट पे करता है, इक्विटी आपको डिविडेंड पे करती है, रियल एस्टेट आपने खेती कर रहे हो तो आपको वहां से प्रोडक्शन मिल रहा है, आपने रेंट पे दे रखा है तो वहां से आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, रियल एस्टेट भी आपको रेगुलर इनकम दे रहा है। लेकिन आपका फिजिकल गोल्ड है, आपने गले में एक चेन पहन रखी है, वो आपको कोई इनकम नहीं देती है। आपने हाथ में अंगूठी पहन रखी है, वो आपको कोई इनकम नहीं देती है, ठीक है ना, रेगुलर इनकम नहीं देती है। तो ये सारे के सारे जो है एसेट पे बेस्ड क्वेश्चन, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, है ना। तो एसेट ही पूरे म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स है वो एसेट से ही मिलके तो बनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अमंग्स द फॉलोइंग एसेट कैटेगरीज कैन आल्सो बी परचेज फॉर कंजम्पशन पर्पसेस अपार्ट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। देखो जो भी एसेट होता है उसको हम खरीदते क्यों है? उसको हम खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, है ना, बीइंग ए इन्वेस्टमेंट। तो आप गोल्ड खरीदते हैं, सब चीज खरीदते हैं हम, है ना। तो हम उसको जो भी चीजें हम खरीदते हैं, गोल्ड को भी हम कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन है नहीं गोल्ड। तो कौन सा एसेट क्लास है जिसको हम कंजम्पशन के लिए भी यूज करते हैं, मतलब उसको कंज्यूम भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं उसमें। तो पहला डिवेंचर्स, दूसरा इक्विटी, तीसरा रियल एस्टेट और आखिरी है बॉन्ड्स। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है रियल एस्टेट। देखो हम जमीन में घर बनाने के लिए भी खरीदते हैं और जमीन को इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीदते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रियल एस्टेट इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन रियल एस्टेट करेक्ट आंसर है, अगर इसमें रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड लिख देता, ठीक है, तो ये गलत हो जाता। रियल एस्टेट खाली है तो मतलब जमीन है वो। अगर रियल एस्टेट इन फिजिक वो लिखा हुआ है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड, तो वो फिर फिजिकल फॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत, ठीक है, परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत किसकी? करेंसी की। करेंसी क्या होती है? जैसे भारत की करेंसी रुपए है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, ठीक है, रसिया की करेंसी रूबल है, ठीक, बांग्लादेश की टका है। तो हर देश की अपने एक जो रुपए होते हैं उसको अलग अलग नाम होता है ना। तो ये करेंसी की बात कर रहा है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, है ना। द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पैसों की ताकत है, रुपए की ताकत है, वो क्यों बदलती रहती है, किस कारण से उसकी ताकत जो है, खरीदने की ताकत चेंज होती रहती है? पहला ऑप्शन है एसेट एलोकेशन, इसके कारण होती है। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके कारण होती है। तीसरा इन्फ्लेशन, सी। और डी है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? और इसका सही आंसर है सी, इन्फ्लेशन। देखो परचेजिंग पावर, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा बरसात के टाइम पे टमाटर के जो रेट थे 200 रुपए केजी हो गए थे, मतलब आज की डेट में 30-40 रुपए केजी चल रहे हैं, अभी फिर से थोड़े से महंगे हुए हैं। लेकिन जो टमाटर हम 40 रुपए में खरीद रहे थे वही टमाटर हमको 200 रुपए में खरीदने पड़ रहे थे। तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं, हम या तो बोल सकते हैं टमाटर महंगे हो गए,
या हम बोल सकते हैं जो हमारे रुपए की ताकत है वो कम हो गई, है ना। जो ताकत 40 रुपए की होती थी वही ताकत आज 200 रुपए की हो गई। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, परचेजिंग पावर ये चेंज हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? इस इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स। देखो इसमें अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को ना, कह रहा है इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया, ठीक है, अच्छा कर रही है इकोनॉमी, तो हमने उसका इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, बढ़ा दिया उसमें। तो ये कह रहा है जो प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड के प्राइस होंगे वो गिरेंगे या बढ़ेंगे, क्या होगा उनके साथ, ठीक है। वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा उसके साथ, क्या होगा? तो इंक्रीज होगा ए, डिक्रीज होगा बी, या फ्लक्चुएट करेगा सी, है ना। तो क्या सही आंसर होना चाहिए इसका? और दोस्तों इसका सही आंसर है बी, डिक्रीज करेगा। देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज एक्चुअल में क्यों कर रहा है? क्योंकि जो आजकल जो नए बॉन्ड्स आएंगे बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट में, उनका इंटरेस्ट क्या होगा, उनका भी बढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो पुराने वाला उनका तो अनचेंज रहेगा, तो इसलिए उसका डिक्रीज हो रहा है। उसका डिक्रीज ना होकर के जो अभी प्रेजेंट में उनका इंक्रीज हो गया, इसलिए उसका डिक्रीज मान रहे हैं हम इसमें, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रियल रेट ऑफ रिटर्न? रियल रेट ऑफ रिटर्न, RRR, ये क्या चीज होती है? ऑप्शन ए, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, मतलब सारे खर्चे होने के बाद जो रिटर्न हमको मिले उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। बी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो हमको बचता है उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। सी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग द रिस्क, मतलब जो रिस्क है उसको एडजस्ट करने के बाद। और डी है, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद जो हमको रिटर्न मिलता है उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न बोलेंगे। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? और स्टूडेंट इसका सही आंसर है डी, रिटर्न दैट द इन्वेस्टर गेट्स आफ्टर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपको बोला 8% का रिटर्न आपको मिलेगा एनुअली। आपने 1 लाख इन्वेस्ट कर दिए FD में, 1 साल बाद आपको कितना मिलेगा? 1,08,000। हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह 8,000 हमारा पैसा बढ़ गया। लेकिन हमको इन्फ्लेशन का ध्यान भी देना चाहिए। इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारे पैसे को नीचे गिराता है। इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ाता है, इन्फ्लेशन नीचे गिराता है। कैसे गिराता है? आज जो सामान आज 1 लाख में खरीद सकते हो, 1 साल बाद आपको उसको खरीदने के लिए कितना पैसा और चुकाना पड़ेगा? 1 लाख में तो मिलेगा नहीं, वो महंगा हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा वो पैसे को गिरा रहा है। तो मान लो 6% का इन्फ्लेशन चल रहा है भारत में, 8% का रिटर्न मिला, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा? 2%। तो एक्चुअल में जो रियल रेट ऑफ रिटर्न मिला हमें वो सिर्फ 2% का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज। देखो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या, मतलब इन 4 ऑप्शन में से क्या है, वो बेस्ट क्या सूट कर रहा है उसके साथ? पहला कह रहा है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज, ए ऑप्शन है, आर लो रिस्क इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग द प्राइस, मतलब प्राइस के हिसाब से इसमें लो रिस्क है। बी क्या कह रहा है, आर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ रिटेल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ टू हाई कॉस्ट, मतलब इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सी कह रहा है आर हाईली लिक्विड, मतलब ये बहुत लिक्विड है, मतलब तुरंत बेचो खरीदो कुछ भी कर सकते हैं। और डी क्या कह रहा है, आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लो, मतलब इसका प्राइस भी लो है और शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? और इसका सही आंसर है बी, आर ऑफन बियॉन्ड द रीच ऑफ रिटेल इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ टू हाई कॉस्ट। मतलब देखो आम जनता जो है ना वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती। और क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए तो देखो ये जो 10 क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को अगर आपको आ गया तो बाकी के बहुत से क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, हमको पढ़ाते पढ़ाते भी एक चीज समझ में आई है कि आप मॉक टेस्ट और इन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप सिलेबस पे ज्यादा फोकस करें, और हम आपको इसकी लाइव क्लासेस दे रहे हैं, ठीक है। गुरुकुल उज्जीवन के प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस आप हमारी अटेंड कर सकते हो, जो कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के अंडर में आएगी। आपको इसकी कोई फीस पे नहीं करनी है, आपके एग्जाम की फीस भी आपको पे नहीं करनी है,
और आप जब एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपका जो ARN कोड होता है वो भी आपको फीस पे करनी नहीं होगी, वो सारी फीस आपकी CSR फंड के अकॉर्डिंग पे की जाएगी। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम स्लाइड जो फर्स्ट है हमने उस पर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो, हमने बात करी थी कि म्यूचुअल फंड इन 4 एसेट्स में मेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो इन 4 का अगर हमको थोड़े गुण और मतलब इनके कुछ पता चल जाए तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। तो देखो, इक्विटी इक्विटी की जितनी स्कीम्स होंगी उनके अंदर एक रिस्क कॉमन होगा। कौन सा रिस्क होगा? वो रिस्क होगा आपका मार्केट रिस्क। ठीक है ना। शेयर मार्केट इक्विटी, इसके अंदर एक कॉमन रिस्क है मार्केट रिस्क। और एक दूसरा रिस्क इसके अंदर आ जाता है, वो होता है कंसंट्रेशन का रिस्क। जैसे कि हमारा होता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसका कंसंट्रेशन एक ही सेक्टर में है। एक ही सेक्टर में कंसंट्रेशन है तो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा। ठीक है। तो 2 रिस्क इक्विटी के अंदर है। किसी को हाई रिस्क चाहिए और हाई रिटर्न चाहिए। हाई रिस्क तो कोई नहीं लेना चाहता, हाई रिटर्न चाहिए, उसके लिए वो हाई रिस्क लेने को तैयार है, इक्विटी के अंदर जाएगा। ठीक है। फिक्स इनकम की अगर हम बात करें, फिक्स इनकम जो है हमारे को एक गारंटीड रिटर्न देता है। गारंटीड रिटर्न मतलब जितना उसने बोला उतना देगा। इसके अंदर भी लेकिन रिस्क होता है। इसके अंदर रिस्क क्या है? 2 रिस्क है इसके अंदर। पहला रिस्क इंटरेस्ट रेट का। इंटरेस्ट रेट क्या है? चेंजेस होते रहते हैं, अप एंड डाउन होता रहता है, तो वो एक रिस्क है। दूसरा इसके अंदर है क्रेडिट रिस्क। मान लो आपने कोई ऐसा बॉन्ड खरीदा और वो बॉन्ड फेल हो गया, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट रिस्क हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है कॉमोडिटीज। कॉमोडिटी क्या है? आपको अभी बीच में बताए थे, कच्चा माल। तो कॉमोडिटी कच्चा माल है। इसके अंदर ऐसा तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इतना अच्छा रिटर्न ये देता नहीं है। ठीक है। चोरी होने का खतरा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन 4 में से चोरी होने का खतरा किस में है? तो चोरी होने का खतरा कमोडिटी में है, मतलब फिजिकल गोल्ड में। और रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के अंदर अभी आपका एक 10वां जो क्वेश्चन था वो यही था ना, आम जो निवेशक है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हमको ये ध्यान देना है। अब इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमारे। एक क्वेश्चन आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कौन सा एसेट है? गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड। ठीक है। चोरी होने का खतरा गोल्ड में। ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि गोल्ड का बेंचमार्क क्या है ना। तो करंट प्राइस ऑफ जो गोल्ड होते हैं वो उसका बेंचमार्क है। तो इस टाइप से इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको इनके एक नेचर पता होना चाहिए सबका। ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। और रेगुलर क्लासेस के लिए, है ना, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर फ्लैश हो रहा होगा आपका हमारा कांटेक्ट नंबर। आप उस कांटेक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, है ना। गारंटेड पास की हमारी गारंटी रहती है। ठीक है। थैंक यू सो मच।